नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछे गए हैं। और इस डिस्कशन में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सही उत्तर क्या होना चाहिए, और प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी ने ये सवाल क्यों पूछे होंगे या उनका सोर्स क्या होगा। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों इस वीडियो में कि आपको मैं अच्छे इनपुट दे सकूं, आगे की परीक्षाओं के लिए भी आप अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें और इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो बिना वक्त गंवाए दोस्तों शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। वन बाय वन प्रश्न उठाते हैं और देखते हैं कि उनका उत्तर क्या होना चाहिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, ये वाला। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वो अलग अलग सेट्स में अलग अलग संख्या पर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। इसका उत्तर वही स्टूडेंट कर सकता है जो मुद्रा गुणक को जानता है। अंग्रेजी में इसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न को देखकर पता लगता है कि थोड़ा सा गहराई की आवश्यकता होती है मनी और बैंकिंग में, तभी आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हो। अंदाज लगाना एक अलग बात होती है कि हम इसमें अंदाज लगाकर किसी को भी सही कर दें और वो बाई चांस सही हो जाए, लेकिन इतने बाई चांस से काम नहीं चलता हर जगह पर। तो थोड़ा इसको डेप्थ की नीड है इस प्रश्न को करने में। तो आइए पहले तो देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है। मुद्रा गुणक कब बढ़ेगा? जब लोगों की बैंकिंग आदत में बढ़ोतरी होगी। तो अब ये प्रश्न हम कैसे हल करें इसको, इसका तरीका क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, एक इसका सूत्र होता है मुद्रा गुणक का। वो सूत्र मैं पहले लिखता हूँ, फिर बाद में आपको समझाऊंगा। आप विश्वास रखिए कि मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हम खींच नहीं सकते क्योंकि ये कोई रूटीन क्लास नहीं है, ये एक डिस्कशन मात्र है। तो मुद्रा गुणक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल बैंक कोई तरलता का स्टेप उठाता है, कोई तरलता की मात्रा को बढ़ाता है, तो वो लास्ट में धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए 10 रुपए की तरलता उसने बढ़ाई, लेकिन वो धीरे धीरे 100 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम कहेंगे मनी मल्टीप्लायर 10 के बराबर है। तो ये तरलता की मात्रा को दिखाने वाला कि कितने गुना तरलता बढ़ जाती है एक कॉन्सेप्ट है। जो इसका सूत्र होता है मुद्रा गुणक का, वो सूत्र इस तरह से होता है, ये 1/CRR प्लस SLR प्लस CDR, ये सूत्र होता है। इस तरह का सूत्र होता है। CRR आप सब लोग जानते हैं, SLR भी आप लोग जानते हैं। CDR का मतलब है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यानी इसका मतलब ये होता है कि लोग बैंकों में जितना जमा कराते हैं उसका कितना भाग करेंसी के रूप में रखना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो ये जो मुद्रा गुणक है इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू की उल्टी दिशा में घूमेगी। जैसा कि सूत्र को देखने से आपको पता लग रहा है कि अगर CRR बढ़ता है, CRR बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू गिरेगी, SLR बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू गिरेगी, CDR बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू गिरेगी। इनमें से कोई सा भी बढ़ता है तो मुद्रा गुणक की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। और कई बार जब हम किसी चीज का प्रभाव देखना चाहते हैं तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रख लेते हैं। जैसे यूपीएससी आपसे सवाल करे कि CRR बढ़ता है तो निम्न में से क्या होगा, मुद्रा गुणक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहां पर आपको ये समझना है कि SLR और CDR को कांस्टेंट रखा गया है, यानी उनको छेड़ा नहीं गया। अब CRR को बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मुद्रा गुणक की वैल्यू कम हो जाएगी CRR बढ़ेगा तो। इसी तरह से बाकी कांस्टेंट SLR बढ़ेगा तो मुद्रा गुणक की वैल्यू कम हो जाएगी, CDR बढ़ेगा तो मुद्रा गुणक की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर तो अब इस ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है कि बैंकों में आरक्षित निधि अनुपात में वृद्धि। आरक्षित निधि अनुपात का मतलब CRR है, इसमें बढ़ोतरी। तो अगर आप इस सूत्र को देखते हैं, इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। तो ये विकल्प इसका
गलत है। दूसरा है बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, यानी कि एसएलआर में वृद्धि। तो एसएलआर में बढ़ोतरी करोगे तो भी क्या होगा, मुद्रा गुणक की वैल्यू कम होगी। जबकि ये क्या पूछ रहा है कि किस मामले में मुद्रा गुणक की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये भी गलत हुआ, 2 आउट कर दिए हम लोगों ने। देश की जो जनसंख्या होती है उसका कोई रिलेशन नहीं होता मुद्रा गुणक के साथ, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर आपको इस तरह से हटाना आता है तो अपने आप ही उत्तर क्या बन गया, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा लिंक करके समझाऊंगा आपको। अगर लोगों की बैंकिंग आदत अच्छी होती है तो वो लोग कैश नहीं रखेंगे, कम मात्रा में कैश रखेंगे। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 को देखते हैं तो उसमें ये बताया गया था कि भारत में इस तरह का जो अनुपात है सीडीआर, वो 12% के आसपास है। यानी कि लोग अगर 100 रुपये बैंक में रखते हैं जमा के रूप में, तो 12 रुपये अपनी जेब में कैश के रूप में रखना चाहेंगे। तो इसको हम कहेंगे सीडीआर। अब लोग अगर ज्यादा कैश चाहते हैं तो एक बैंक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कैश रखना पड़ेगा अपने यहाँ पर, ताकि कस्टमर कभी मांगने के लिए आए तो उसको दे सके। तो इससे क्या होगा कि बैंक उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जितना सीडीआर ज्यादा होगा उतना ही बैंक तरलता को मल्टीप्लायर वे में यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, सीडीआर और बैंकिंग हैबिट के बीच में क्या संबंध बनेगा? अगर बैंकिंग हैबिट लोगों में अच्छी है तो सीडीआर कम होगा, और अगर बैंकिंग हैबिट अच्छी नहीं है तो सीडीआर ज्यादा होगा। तो इस बैंकिंग हैबिट को मैं ऐसे लिंक कर दूंगा इसके साथ, अगर बैंकिंग हैबिट अच्छी है तो सीडीआर की वैल्यू का क्या होगी, कम होगी, और सीडीआर की वैल्यू कम होगी तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। कुल मिलाकर आप इस बात को समझें कि बैंकों को जितना पैसा कहीं ना कहीं रखना पड़े, दूसरी जगह पर रखना पड़े, या अपने पास रखिए लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। जैसे सीआरआर ज्यादा है तो आरबीआई के पास बैंकों को ज्यादा कैश रखना पड़ेगा, तो वो तरलता में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उस तरह से। ऐसे ही एसएलआर ज्यादा है तो आरबीआई के पास एसएलआर नहीं रखा जाता, अपने पास रखते हैं बैंक, लेकिन उनको अपने पास सरकारी प्रतिभूतियों में, सोने में, कैश में रखना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। और दोस्तों, ये आरबीआई का अनुपात नहीं है, इसको रखने के लिए किसी पर दबाव नहीं होता, लेकिन एक बैंक क्या करता है अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, वो ये बात जरूर ध्यान में रखेगा कि मेरे यहाँ पर कैश अच्छा पड़ा हुआ हो। और वो कैश कितना रखे ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में बैंकिंग हैबिट कितनी है। बैंकिंग हैबिट अगर अच्छी हुई तो उसको ज्यादा कैश नहीं रखना होगा, और बैंकिंग हैबिट ज्यादा नहीं हुई तो उसको ज्यादा कैश रखना पड़ेगा। तो ज्यादा कैश उसको रखना पड़ेगा, चाहे एटीएम मशीन में रखे, ब्रांच में रखे, तो वो उसको आगे तरलता को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो नतीजा क्या होगा, मुद्रा गुणक की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैंकिंग आदत अच्छी होने से सीडीआर की वैल्यू कम होगी, और सीडीआर की वैल्यू जितनी कम होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, इस डिस्कशन में मैं इतनी ही आपसे बातचीत कर सकता हूँ। वैसे अगर आप मेरे क्लास नोट्स देखते हो कहीं भी, जहाँ भी मैंने पढ़ाया, मेरे अपने इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स, मैंने सब जगह मनी मल्टीप्लायर को निकाल रखा है। अलग अलग केसेज में सीआरआर बढ़ जाता है तो सीआरआर है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, एसएलआर है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, सीडीआर है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। ये आपको बाहर अगर क्लास नोट्स आपको कहीं मिल जाए तो वहां पर आपको जरूर दिखेगा ये। तो दोस्तों, ये एक पहला प्रश्न था, और आगे भी ध्यान रखिए कि ये प्रश्न घूम फिर के आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। दूसरी बार यूपीएससी ने इसको पूछा है। और तरलता वगैरह अभी हमारे देश में मुद्दा बने हुए ही हैं, और हम चाहते भी हैं कि जनता में बैंकिंग हैबिट बढ़े। और आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी शुरू किया है, आपको पता होगा। ऐसे ही आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी शुरू किया है। तो हमारे देश में इस बात पे फोकस किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा कि कैसे कैसे न कैसे करके लोगों में बैंकिंग हैबिट बढ़े। और ऐसा अगर होता है तो आने वाले टाइम में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पर असर पड़ेगा, और आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी बातें आपसे डिस्कस की इस पहले प्रश्न को लेकर।
आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर मुखातिब होते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, मतलब इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वर्ड लिखा हुआ है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें बढ़ोतरी वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। यानी कि जो कीमतें बढ़ती है, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, ये दो मोटे प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जैसा कि ये हिंदी लिख रहे हैं। एक मुद्रास्फीति होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत धक्का मुद्रास्फीति। तो वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ती है मित्रों, वो क्यों बढ़ती है? एक कारण मांग हो सकता है, मांग ज्यादा हो किसी चीज की, मांग ज्यादा होने पर सप्लाई की तुलना में अगर डिमांड ज्यादा हुई तो कीमतें बढ़ेगी। और दूसरा कारण हो सकता है कि कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, जैसे कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाए या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए। तो कॉस्ट बढ़ने से भी कच्चा माल महंगा हो जाए, कॉस्ट बढ़ने से भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और डिमांड बढ़ने पर भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। लेकिन ये कॉस्ट वाली बात नहीं पूछ रहा है, ये मांग वाली बात पूछ रहा है। तो इसमें कौन से कारकों से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या तो पैदा हो सकती है या वो पहले की तुलना में और ज्यादा हो सकती है। तो वन बाय वन हम लोग एनालाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट दिया इन्होंने विस्तारकारी नीतियां। विस्तारकारी नीतियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इधर आप देखेंगे तो एक्सपांशनरी पॉलिसीज। तो ये क्या होती है एक्सपांशनरी पॉलिसीज? तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ऐसे नहीं दिया। इन्होंने कहा एक्सपांशनरी पॉलिसीज, जो विस्तार करती है इकोनॉमी के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों तरह की पॉलिसीज को इसमें डाल रहा है, मौद्रिक नीति भी है और राजकोषीय नीति भी है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो मौद्रिक नीति होती है विस्तारकारी, उसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक तरलता बढ़ाता है इकोनॉमी के अंदर, तरलता का विस्तार करता है। और जब तरलता इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा तरलता आएगी, तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहते हैं कि तरलता जो है वो वस्तुओं की मांग को दिखाती है, किसी न किसी रूप में वो वस्तुओं की मांग को दिखाती है। जैसे आप एक बैंक में तरलता मांगने गए, अर्थात लोन मांगने गए, तो बैंक मैनेजर आपको पूछेगा कि आपको किस लिए लोन चाहिए, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे मुझे घर खरीदना है, या आप कहेंगे मुझे कार खरीदनी है, कुछ भी ऐसा एक जवाब देना होगा। तो ये कहीं ना कहीं वस्तुओं की डिमांड को शो करता है बैकग्राउंड में। तो अगर विस्तारकारी मौद्रिक नीति है जिसमें तरलता को बढ़ाया जा रहा है, तो इससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि तरलता की मांग किसी न किसी रूप में वस्तुओं की मांग को दिखाती है। तो एक तो हुआ विस्तारकारी मौद्रिक नीति। अब दूसरा है विस्तारकारी राजकोषीय नीति, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है, सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है, चाहे वो राजस्व वाले हों या पूंजीगत खर्चे हों, खर्च को बढ़ाती है। तो गवर्नमेंट के खर्च के बढ़ने से भी डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर। दुनिया में कहीं पर भी खर्चा बढ़े, वो क्या करता है, डिमांड को बढ़ाता है। तो विस्तारकारी जो नीतियां हैं, एक्सपांशनरी पॉलिसीज हैं, ये क्या करेगी, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जो पहले से ही मांग के कारण जो मुद्रास्फीति पैदा हुई है या नहीं है तो वो पैदा हो रही है, तो उसके पीछे ये एक कारण बन सकता है। विस्तारकारी मौद्रिक या राजकोषीय नीतियां मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को पैदा कर सकती है, या पहले से ही चल रही है तो उसको और बढ़ा सकती है। तो एक इसको हम टिक लगाएंगे। दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन। ये भी क्या करता है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। अंग्रेजी में राजकोषीय प्रोत्साहन को हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। तो इसमें क्या होता है कि फिस्कल स्टिमुलस दो तरह से लागू होता है। एक, सरकार अपना खर्चा बढ़ाकर, जिसकी बात हमने यहाँ भी की थी, सरकार अपना खर्चा बढ़ाकर फिस्कल स्टिमुलस लागू कर सकती है। और दूसरा वो
इनकम टैक्स की रेट को कम करके भी फिस्कल स्टिमुलस लागू कर सकती है। तो दोस्तों, जब सरकार अपना खर्च बढ़ाती है तो फिस्कल स्टिमुलस का एक पार्ट है ये, इससे मांग बढ़ेगी, तो मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा होगी या पहले से चल रही है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। और इनकम टैक्स रेट कम करेगी तो इसका नतीजा क्या होगा कि लोगों को कम टैक्स जमा कराना पड़ेगा सरकार के पास। जब लोगों के पास वो कम मात्रा में टैक्स जमा कराएंगे तो इससे उनकी खर्च योग्य आय पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहती है कि खर्च योग्य आय के बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, और उपभोग क्या है? एक डिमांड है। इसका मतलब ये हुआ कि राजकोषीय प्रोत्साहन से भी क्या होगा? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। ये शामिल नहीं होगा दोस्तों, ये शामिल नहीं होगा। ये क्या है? मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी। अंग्रेजी में इसको बोला जा रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। ये क्या होती है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस? राइट, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मजदूरियां जो किसी सूचकांक से जुड़ी हुई है और सूचकांक के बढ़ने के साथ वो भी बढ़ जाती है। अर्थात मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सरकार देती है, उसमें चेंज करती रहती है, उसको बढ़ाती जाती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो लोगों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए महंगाई के हिसाब से, मुद्रास्फीति के हिसाब से उनकी मजदूरियां बढ़ती रहनी चाहिए। तो क्या होता है कि एक सूचकांक को चुन लेते हैं जो मुद्रास्फीति को मापता है, जैसे कि आप नाम सुनते हैं WPI, CPI, इस तरह के जो सूचकांक होते हैं उनको आधार बना लेते हैं। और अगर कोई भी सूचकांक इनमें से 5% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, जितने भी प्रतिशत से बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से मजदूरियां भी बढ़ा दी जाती है। हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किससे कनेक्टेड रहता है? एक सूचकांक से कनेक्टेड रहता है जिसका नाम है CPI-IW। इसका नाम सुना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सरकार क्या करती है? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा देती है। तो कोई भी मजदूरी इस तरह से किसी सूचकांक से जुड़ के बदलती रहती है, सूचकांक बढ़ता है तो वो भी बढ़ती रहती है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। तो दोस्तों, ये मांग जनित मुद्रास्फीति को पैदा नहीं करेगा। मजदूरियां जब बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ने से कॉस्ट बढ़ती है, उत्पादन की लागत बढ़ती है। राइट, मजदूरी किस में आएगी? उत्पादन की लागत में आएगी। जबकि ये सवाल क्या पूछ रहा है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कैसे उत्पन्न होगी या कैसे बढ़ेगी, कौन से कारक उसके साथ ऐसा करेंगे? तो ये शामिल इसलिए नहीं होगा कि मजदूरियां बढ़ रही है। बढ़ती हुई मजदूरियां किस में आएगी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। राइट, तो समझ आ रहा होगा आपको, इसलिए इसको मैंने हटा दिया। अब आ जाओ उच्च क्रय शक्ति। अंग्रेजी में इसको बोला गया हायर परचेजिंग पावर। तो लोगों के पास अगर क्रय शक्ति ज्यादा हुई या उनके पास जो मुद्रा उसकी क्रय शक्ति ज्यादा हुई तो वो ज्यादा वस्तुओं की डिमांड करेंगे। इससे क्या होगा कि इसको बल मिलेगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को। तो हम इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन इसको शामिल नहीं करेंगे बढ़ती ब्याज दर। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो आपको पता है कि लोग तरलता की जो मांग है, तरलता की कॉस्ट क्या होती है? ब्याज दर, जो ब्याज हम पे करते हैं बैंक वगैरह को, तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो हम सोचेंगे कि जो वस्तु हमें खरीदनी है, कार वगैरह कुछ खरीदनी है, उसको बाद में खरीद लेंगे, तो हम मांग को कम कर देंगे। राइट, तो ये पूछ रहा है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किन कारणों से बढ़ती है या पैदा होती है। तो इससे तो उल्टा इसको कंट्रोल करते हैं, तो ये शामिल नहीं होगा। तो फिर हमारे उत्तर में क्या आएगा? पहला, दूसरा और चौथा। जाहिर सी बात है ये राइट उत्तर होगा। केवल 1, 2 और 4, ये वाला उत्तर होगा। इनको डिस्कस करने से आपको काफी लाभ होगा दोस्तों।
जैसे मैंने बताया अभी कि विस्तारक नीतियां दो तरह की, मौद्रिक, राजकोषीय। और मौद्रिक में तरलता बढ़ाते हैं तो ये मौद्रिक विस्तारक नीति हो गई। सरकारी खर्च बढ़ता है या इनकम टैक्स रेट कम होती है तो विस्तारकारी राजकोषीय नीति हुई। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लाभ मिला जैसे कि ये वाला मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, डिस्कशन सुने जाने चाहिए, राइट, इससे बहुत फायदा मिलता है। तो ये एक सवाल हुआ। अगले सवाल पर जाते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल यानी कि ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। खुदरा निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर। तो सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि रिटेल निवेशक होते कौन है। आपने ध्यान दिया हो और मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में ये करवाया था, और करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने रिटेल डायरेक्ट योजना जो आरबीआई ने शुरू की उसके बारे में बताया था कि जो छोटे छोटे निवेशक, आप और हम जैसे निवेशक हैं, वो सीधा सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब उस स्कीम के तहत सीधा सरकारी बॉन्ड पहले नहीं खरीद सकते थे। पहले म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े संस्थान, बैंक, बीमा कंपनियां, ये लोग खरीद सकते थे और हम लोग म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद सकते थे, फिर वो लोग निवेश करते थे। इस तरह से हमारी इनडायरेक्ट भागीदारी थी। लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया, सीधा अलाउ कर दिया रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत। तो उससे रिलेटेड उन्होंने प्रश्न बना दिया। अंग्रेजी में भी देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट। एक डीमेट अकाउंट खुलता है दोस्तों जिसमें प्रतिभूतियां रखी जाती है, उसको हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। आपके शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, कोई भी ऐसी चीज है जो स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह से रिलेटेड है, उसको आप एक खाते में रखते हो जिसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पर ये शब्द का पता होना चाहिए। और ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट बॉन्ड्स तो एक ही जैसे हो गए। ट्रेजरी बिल जो होते हैं ये भी सरकार के होते हैं, और ये डेट बॉन्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर सरकार का नाम पहले से ही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स, राइट। तो बॉन्ड जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा की पीरियड के होते हैं। ट्रेजरी बिल 1 साल की पीरियड को क्रॉस नहीं करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेजरी बिल, और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये जो सरकारी बॉन्ड होते हैं। तो रिटेल डायरेक्ट योजना जो आरबीआई ने शुरू की, इसमें आरबीआई ने कहा कि 2 तरह के जो बाजार होते हैं सरकारी बॉन्ड या ट्रेजरी बिलों में, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसी भी चीज का क्या होता है, प्राइमरी मार्केट किसको कहते हैं, जब कोई भी चीज पहली बार निकलती है और उसको लोग खरीदते हैं तो ये कहा जाता है कि वो प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे सरकार ने बॉन्ड निकाला, मतलब आरबीआई ने सरकार की ओर से बॉन्ड निकाला, और जो पहली बार बॉन्ड निकला उसमें लोगों ने खरीदा, तो हम ये कहेंगे ये प्राइमरी मार्केट है। और एक होता है सेकेंडरी मार्केट जिसमें पहले से ही जारी किए गए बॉन्ड को खरीदा बेचा जाता है। जैसे मैंने प्राइमरी मार्केट में भागीदारी करके एक बॉन्ड ले लिया, इसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को इसे बेचना चाहिए, तो आगे जब मैं बेचूंगा तो ये सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत होगा। तो रिटेल डायरेक्ट योजना में कहा गया है कि प्राइमरी मार्केट में डीमेट अकाउंट के जरिए रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। और खुदरा निवेशक उनको कहते हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं करते हैं। ये परिभाषा होती है भारत में खुदरा निवेशक के बारे में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है, और बहुत अच्छे से मैंने अपने क्लास नोट्स में लिखाया था कि निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग के जरिए
लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आरबीआई का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। देखते हैं अंग्रेजी में क्या लिखा। देखो वही बात लिखी हुई है, द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये जो चल रहा है निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग is a government securities trading platform of the Reserve Bank of India। ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब आरबीआई ने कहा कि सेकेंडरी मार्केट में भी जा सकते हैं, उसको लेने की जगह उन्होंने एनडीएसओएम के बारे में पूछ लिया कि ये आरबीआई द्वारा चलाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आरबीआई द्वारा चलाया जाता है। और ये एनडीएसओएम के जरिए लोग सेकेंडरी मार्केट में भागीदारी करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों का जो सेकेंडरी मार्केट होता है। नेक्स्ट टाइम आप ये ध्यान रखिए कि वो ये पूछ सकते हैं कि एनडीएसओएम सरकारी प्रतिभूतियों के कौन से बाजार से संबंधित है, तो आपको कहना है सेकेंडरी मार्केट से संबंधित है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में नई प्रतिभूतियां जारी नहीं होती है, पहले से जारी प्रतिभूतियों का लोग आपस में क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त करते हैं, राइट। तो ये अब तीसरा इन्होंने ये, इसको भी हम सही कर देते हैं, तीसरा लेकिन गलत है, गलत है ये। अब क्या है इसको हम देखते हैं। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये डीमेट अकाउंट खोलने वाला एक संस्थान होता है, इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको प्रमोट किया था, आरबीआई की भूमिका नहीं थी इसमें, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर पहला और दूसरा, तो ये उत्तर हुआ आपका पहला और दूसरा इस प्रश्न का, राइट। तो करंट से ये जुड़ रहा है, राइट, रिटेल डायरेक्ट योजना से जुड़ रहा है, तो उसका सोर्स ये रहा यूपीएससी का। और ये मैंने क्लास में अपडेट कराया था, और आगे भी भविष्य में इस पे प्रश्न बन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, राइट। तो अगला सवाल क्या है? ये वोटर क्रेडिट के ऊपर पूछा है इन्होंने। वोटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। तो ये बात सही है, देखेंगे, डिस्कस करूंगा मैं। ये एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया, ऐसा नहीं है। और तीसरा, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना सब्सिडी के अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। तो ये भी सही है, आप इसके बारे में इंटरनेट वगैरह पर पढ़ोगे तो इसका जो राइट उत्तर है दोस्तों वो सी हुआ। थोड़ा फैक्चुअल टाइप का है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है दोस्तों, लेकिन ये WHO वर्ल्ड बैंक का कोई रिलेशन नहीं है। एक वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में, मतलब उसका बेस है अमेरिका में, उसका कार्यालय है। और वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े दो लोग हैं, एक गेरी वाइट है, एक मैट डेमन है। उन लोगों ने ये इस इनिशिएटिव को शुरू किया, और उनका ये कहना था कि गरीबी का संबंध पानी से भी है, गरीबी का संबंध स्वच्छता से भी है, और अगर लोग साफ पानी नहीं पिएंगे और स्वच्छ नहीं रह पाते हैं तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे गरीबी का स्तर बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी रिसर्च करके पता लगाया कि लोग इनके लिए पे कर सकते हैं, वो पे करना चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो कि उनको सस्ती दरों पर लोन मिल जाए और कम अमाउंट के मिल जाए। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। माइक्रो फाइनेंस में दो बातें आप ध्यान में रखिए कि जो टारगेट ग्रुप होता है वो कम आय वाले लोग होते हैं, यानी गरीब लोग होते हैं, और उनको जो ऋण वगैरह दिया जाता है वो कम राशि का होता है, तब हम उसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। और माइक्रो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश का है उस पर आधारित है। और वाटर क्रेडिट के बारे में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ग्रामीण बैंक का जिक्र भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो गेरी वाइट और मैट डेमन ने सोचा कि एक इस तरह का
हमें एक प्रकार का कैंपेन चलाना चाहिए। और उन्होंने मतलब माइक्रो फाइनेंस के ऋणों की व्यवस्था की, वित्तीय संस्थानों को साथ में लेकर, और गरीब लोगों को वो टॉयलेट के लिए और पानी के कनेक्शन या पानी की कोई व्यवस्था करने के लिए छोटी राशि के ऋण उपलब्ध कराते हैं। और इससे उनके ऊपर कोई सरकार सब्सिडी देगी और सब्सिडी के भरोसे वो टॉयलेट बनाएंगे या उधार लेंगे लोगों से, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर सैनिटेशन को अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छे पानी को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इस तरह का एक था, बहुत बढ़िया सवाल है ये, गरीबी से रिलेटेड है, करंट से जुड़ा हुआ है, सोशल एक्शन से रिलेटेड है। तो एक प्रश्न ये हुआ दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम। ये भारत में अंतिम उधारदाता, और अंग्रेजी में इसको बोला गया लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, राइट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, क्या सम्मिलित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो तो आप सब लोगों को पता है कि ये है दूसरा वाला, राइट, और ये गलत है, ये गलत है। तो अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, ये इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी देख लेते हैं एक बार। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम सेंट्रल बैंक के लिए बोलते हैं भारत में कि वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, तो उसके किस फंक्शन की तरफ हम इशारा करते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो मतलब ट्रेड और इंडस्ट्री को, उद्योग और व्यापार को उधार देना जब वो अन्य स्रोतों से उधार लेने में विफल हो जाते हैं। तो ये आरबीआई का काम नहीं है दोस्तों। और वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आरबीआई इस तरह से लोगों को उधार नहीं दे सकता है, किसी को भी डायरेक्ट उधार नहीं दे सकता है, और वो उसको ऋण देने के लिए मना किया गया है। ये बैंकों को छोड़कर वो दूसरों को ऋण नहीं दे सकता है, और वो जमाएं स्वीकार करेगा तो उन पर ब्याज नहीं देगा। अगर आप आरबीआई के बारे में पढ़ोगे तो वो जमाएं स्वीकार कर सकता है लेकिन उन पर ब्याज नहीं देगा। तो ट्रेड और इंडस्ट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, ये बात सही है कि वो मतलब सही का मतलब में इस प्रश्न के हिसाब से तो गलत है ये, लेकिन बात सही क्या है कि वो उधार देता है, सरकार को उधार देता है, लेकिन वो इस फंक्शन के तहत नहीं देता है, राइट। वो बैंकर टू द गवर्नमेंट एक फंक्शन है उसका, बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसके तहत वो घाटा वित्तीयन के लिए सरकार को उधार दे सकता है। लेकिन ऊपर हम बंद गए कि उन्होंने लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट लिखा। तो बैंक जब फेल हो जाते हैं, वो हर जगह से हार जाते हैं, तो आरबीआई उनके एक दोस्त की तरह उनकी मदद करता है और उनको धन उपलब्ध कराता है। इसी को हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो राइट मित्रों, ये भी एक इजियर टाइप का प्रश्न था और ज्यादातर बच्चे इसको आराम से कर ही लिए होंगे। खैर, तो इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? राइट, अगला प्रश्न है, मतलब ये आरबीआई के गवर्नर को लेकर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, केंद्र सरकार करती है रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, पढ़ते हैं इसे। भारतीय संविधान के कतिपय, मतलब कोई प्रावधान, कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 के तहत है। लेकिन संविधान नहीं इसको बोलता है कि वो निर्देश दे सकती है। तो ये संविधान लिखने की वजह से गलत हो गया।
और तीसरा आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार यानी कि पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो बिल्कुल राइट है कि वो आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो पहला और तीसरा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। राइट, थोड़ा आप माइंड अप्लाई करके इस प्रश्न को कर सकते थे जहां तक मैं सोचता हूँ। और ये भी चर्चा में रहा था, ये क्यों पूछा यूपीएससी ने। एक साल पहले आपने देखा होगा कि एक बिमल झालान कमेटी बनी थी और आरबीआई का कैपिटल फ्रेमवर्क किस तरह का होना चाहिए उस पर थी वो। और एक विवाद हमेशा से रहा है कि आरबीआई अपने जो एक्सेसिव रिजर्व्स हैं उसके पास, उसको सरकार को ट्रांसफर कर दे। और इस सिलसिले में वो ये सेक्शन 7 जो था वो चर्चा में रहा था कि उसके तहत सरकार आरबीआई को इंस्ट्रक्शन कर सकती है। तो थोड़ा सा रुक के यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा। इससे ये भी पता लगता है कि करंट अफेयर्स का मतलब सिंपल ये नहीं कि जो एक साल में हुआ है उसी को आप करेंगे। करंट अफेयर्स जो है वो पीछे का भी हो सकता है, 2-3 साल पीछे भी जा सकता है। और आप जानते कि अफेयर शब्द बोल रहे हो आप, अफेयर तो वही होता है जो लंबे समय से चल रहा होता है। राइट, तो इस तरह से थोड़ा सीखने को मिलता है। इसके बाद हम जाएंगे अगले प्रश्न पर दोस्तों, वो कैजुअल वर्कर से रिलेटेड शायद है, तो उस पर जाएंगे हम लोग। देखिए, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों with reference to casual workers employed in India, मतलब ये जो एम्प्लॉयड वर्ड है इसको नियोजित कह रहा है। मतलब जो अस्थायी प्रकार के मजदूर होते हैं, टेम्पररी प्रकार के मजदूर होते हैं, उनको हम कहते हैं कैजुअल वर्कर्स। अंग्रेजी देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कैजुअल वर्कर्स। और हिंदी में इनको कह रहे हैं अनियत मजदूर, अर्थात जो नियमित नहीं होते हैं। उनके अधिकारों के बारे में 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वो सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। तो आजकल कर दिया गया है इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट भी रहा है। और थोड़ा फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन आप देखेंगे तो मतलब सभी अनियत मजदूर इसमें मतलब कवर होते हैं आजकल। दूसरा, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के अधिक हकदार हैं। यानी कि उनका जो वर्किंग आवर्स है वो मतलब रेगुलर होना चाहिए, नियमित कार्य समय होना चाहिए। और अगर समय ज्यादा काम मतलब ज्यादा समय निकल गया काम करते हुए, ओवर टाइम हो गया, तो उसका भुगतान उनको मिलना चाहिए। तो ये बात भी सही है। और सरकार अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन के द्वारा ये विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो ये सरकार पर डिपेंड है, कंपलसरी नहीं है, सरकार मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकती है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये इसका उत्तर होगा डी मेरे हिसाब से। राइट, तो ये एक प्रश्न हो गया। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अच्छा है और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कर सकते हैं इसे। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? जब देश में रिसेशन चल रहा हो तो कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? ये भी भारत से जुड़ रहा है। और आपको पता है कि भारत में 2020-21 में जो ग्रोथ रेट थी वो -7.3% थी। और उसके पहले 2 क्वार्टर्स, Q1 और Q2 में लगातार ग्रोथ रेट माइनस में रही है। 2020-21 के क्वार्टर फर्स्ट में 24.4% ग्रोथ रेट माइनस में रही और उसके अगले क्वार्टर में 7.4% माइनस में रही। और इकोनॉमिक्स की परिभाषा कहती है कि लगातार 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में रहे तो हम उसको रिसेशन कहते हैं।
उसके बाद के क्वार्टर्स में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव आ गई थी। क्वार्टर थर्ड में 0.5% पॉजिटिव हो गई थी और क्वार्टर फोर में 1.6% पॉजिटिव हो गई, राइट। और अब 2021-22 के क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट आए उनमें हमारी ग्रोथ रेट 20.1% पॉजिटिव आई है। तो भारत ऐसे रिसेशन से बाहर है, लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं तो हम रिसेशन से गुजरे थे। तो ये सवाल पीछे को ध्यान में रखकर बना हुआ है। तो आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो पहला देखते हैं, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। तो यहां तक तो ये लाइन ठीक आ रही है कि कर में कटौती होनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ये गलत हो गया। ये होने की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत है, ये हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। आगे हम नहीं गए, फिर भी हम इसको टिक लगाएंगे क्योंकि हमें सही लग रहा है। जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड, उनके ऊपर खर्च करना। अगर हम उन पर खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और लोगों के पास इनकम फ्लो बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी पटरी पर आएगी, वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, रिसेशन से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक संभावना है कि ये स्टेप उठेगा। और आगे चलते हैं, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, इसी का उल्टा कर दिया। तो करों में बढ़ोतरी तो नहीं करेंगे, ये भले ही करेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। दोनों की जॉइंट यूज हुआ है तो ये भी खारिज हो जाता है। और सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करेंगे तो उल्टा और रिसेशन बढ़ने की संभावना हो जाएगी, तो ये भी हम नहीं करेंगे। तो बी उत्तर इसका सही हुआ। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर बी होना चाहिए और आपके हिसाब से भी आई थिंक बी ही इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से ये मंदी पर सवाल पूछ लिया। तो इकोनॉमिक्स में सवाल तो कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम है उसी से लिंक्ड है, और लेकिन ये लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करें कि हाल ही में भारत में रिसेशन आया तो इसमें क्या कदम उठाया जाना चाहिए था, इस तरह के प्रश्न ऐसा बोल के नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करंट से इसका कनेक्शन तो हम लोगों को दिख ही रहा है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, राइट। तो हाँ, ये थ्योरी में आ गया, थोड़ा सा ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको ठीक आता है। देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, यहां पर क्या लिख रहे हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। ये स्टाइल होता है इकोनॉमिक्स में कि जो बातें हम कर रहे हैं यहां पर, उसको छोड़ के बाकी की जो बातें हैं वो वहीं की वहीं है, उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक स्टाइल होता है इकोनॉमिक्स में। तो किसी चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसा करके पूछते हैं। जैसे एक बच्चे की लंबाई जो है वो उम्र के साथ भी बढ़ती है अगर अंडर 5 एज में है, और एक बच्चे की लंबाई उम्र से कनेक्शन रखती है, एक्सरसाइज से कनेक्शन रखती है और न्यूट्रिशन से कनेक्शन रखती है। तो अगर हमें न्यूट्रिशन और हाइट का संबंध देखना है तो अन्य बातें हम अपरिवर्तित रख देंगे, अर्थात उसकी उम्र अपरिवर्तित रख देंगे और उसकी एक्सरसाइज अपरिवर्तित रख देंगे। इस तरह की बात है ये। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, मैं सरल कर देता हूं इसको हिंदी में, अन्य बातों के यथावत रहते हुए किसी वस्तु की बाजार की मांग बढ़ सकती है यदि, अब यदि में उन्होंने ऑप्शन दिए, यहाँ यदि लिखा हुआ, इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। स्थापन वस्तु को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? जो एक दूसरे की जगह काम आ सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी एक दूसरे की जगह काम आ सकते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट है। चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय है। ऐसे हम कई तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स देखते हैं, लौकी भी होती है, तुरई भी होती है, कद्दू भी होता है, पंपकिन जिसको हम कहते हैं, भिंडी भी होती है, बीन्स भी होते हैं।
तो किसी व्यक्ति को ये है कि मेरे को कोई हरी सब्जी खानी है, तो बीन्स नहीं मिले तो कह देगा लौकी दे दो, लौकी नहीं मिली तो कह देगा कद्दू दे दो। तो ये सब्स्टिट्यूट्स हुए एक दूसरे के, राइट। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु की मांग कब बढ़ेगी, किन केसेस में बढ़ सकती है। तो पहला कह रहा है कि उसकी जगह जो काम आने वाली वस्तुएं हैं उनकी अगर कीमत बढ़ जाए, तो लौकी को एक तरफ रख लीजिए, उसकी जगह काम आने वाली जितनी सब्जियां हैं उनका रेट बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, लौकी की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो लौकी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। किसी भी वस्तु की सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो उसकी जगह आने वाली वस्तुएं वो महंगी हो जाती है, तो हम उस वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जिसके प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। तो दोस्तों ये राइट का निशान होगा, इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी मांग बढ़ेगी। दूसरा, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो ये नहीं होगा। एक वस्तु की स्थापन वस्तुएं भी होती है और पूरक वस्तुएं भी होती है। पूरक में क्या होता है कि वो साथ में इस्तेमाल होती है, साथ में यूज करते हो, जैसे जूता और मोजा साथ में इस्तेमाल करते हो। सपोज जूते बहुत ज्यादा महंगे हो जाएं, बहुत ज्यादा महंगे हो जाएं, तो मोजों की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जूते लोग पहनेंगे ही नहीं। तो पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु की आप बात कर रहे हो वो आपके काम की नहीं हो रही है, क्योंकि पूरक वस्तु आएगी तब आप उसको काम में ले सकते हो। पूरक महंगी हो गई तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये कह रहा है कि मांग कब बढ़ेगी, तो ये तो मांग को गिराएगा, तो इसको हमने कट कर दिया। तीसरा है वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। ये तीसरा ले रहे हैं। घटिया वस्तु, इंफीरियर वस्तु कहते हैं, ये सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ती है। जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको हम खराब समझने लग जाते हैं। इकोनॉमिक्स की पारंपरिक किताबों में मोटे अनाज को इसका एक एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि मोटा अनाज ही ऐसा है। समय के साथ दूसरी वस्तुएं भी इंफीरियर हो सकती है। घटिया वस्तु को यहाँ पर क्या कहा गया, इंफीरियर वस्तु। तो छोटी कारें भी इंफीरियर हो सकती है। बेसिक फोन जो होता है, स्मार्टफोन आजकल अच्छी वस्तु है, बेसिक फोन को आप इंफीरियर वस्तु कह सकते हो समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक अगर लोगों की भारत में आय बढ़ती है तो वो बेसिक फोन छोड़ देंगे, वो स्मार्टफोन पे चले जाएंगे। तो इनकम बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग बढ़ने की जगह कम होने लग जाती है। तो वस्तु घटिया किस्म की और उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होगी तो मांग कम होगी। जबकि ये क्या पूछ रहा है कि मांग कब बढ़ेगी, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। और चौथा, इसकी कीमत घटती है। जिस वस्तु की आप बात कर रहे हो अगर उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ेगी बढ़ेगी। तो पहला और चौथा यानी कि ए विकल्प इसका सही विकल्प है। पहला और चौथा दो ऐसी चीजें हैं इसमें जिनके कारण किसी भी वस्तु जिसकी आप बात कर रहे हो मांग बढ़ेगी दोस्तों। तो ये थ्योरिटिकल टाइप का है, आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स का आइडिया होना चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आइडिया होना चाहिए, आपको इनफीरियर गुड्स का आइडिया होना चाहिए। और उनसे भी घटिया एक वस्तु होती है जिसको हम गिफिन वस्तु कहते हैं। इनमें अंतर होता है, लेकिन मैं अभी इस क्लास में ये नहीं बता पाऊंगा। दोनों में एक समानता जरूर होती है कि आय बढ़ने पर दोनों की मांग कम होती है, गिफिन की भी कम होती है और इनफीरियर की भी कम होती है। तो ये एक चीज हुई दोस्तों, एक सवाल हुआ। अब हम अगले सवाल पे जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पूछा गया है। ये भी मैंने क्लास में करवाया था, मेरे स्टूडेंट इस बात को जानते हैं। सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राइट, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेल भी हो गए थे, और 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करके आरबीआई को काफी शक्तियां दी गई सुपरविजन की और मतलब निरीक्षण की और रेगुलेशन की, और आरबीआई बहुत पावरफुल हो गया। आरबीआई चाहे तो किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। वो हाई कोर्ट को कह सकता है कि किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया जाए। बंद करने की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिसीजन देती है वो हाई कोर्ट है, लेकिन आरबीआई के कहने पर करेगा हाई कोर्ट। तो यहाँ भी आरबीआई का बहुत पावर हो गया। किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो ऑडिटर होते हैं, उनके जो खातों की जांच करने वाले लोग होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी वेतन वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, उनके लिए भी आरबीआई से बात करना जरूरी होता है, परामर्श लेना जरूरी होता है। इस तरह का सिस्टम भी किया गया है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका सीईओ, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके अपॉइंटमेंट, इनके रेम्यूनरेशन में भी आरबीआई से आपको पूछना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें लाई गई है, तो उसकी वजह से ये सहकारी बैंक काफ़ी चर्चा में रहे। और पहले भी इनके बारे में कहा जाता था कि इन पर डुअल कंट्रोल रहता है, राज्य सरकारें भी इनको रेगुलेट करती है और आरबीआई भी रेगुलेट करता है। तो इन सब कारणों से, और इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हो 2020-21 का, तो पूरे एक बॉक्स में मनी बैंकिंग के चैप्टर में वॉल्यूम नंबर 2 में आप इसको देख सकते हैं, इनके बारे में दिया हुआ है। पहला इसमें क्या है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल, स्थानीय मंडलों की इसमें कोई इस तरह का रोल नहीं होता है, नहीं उनका इस तरह का गठन होता है। ये गलत हो गया। इनके अंदर जो राज्य सहकारी विभाग होता है वो इनको देख सकता है, लेकिन यहाँ स्थानीय मंडलों की बात की गई है। और जो संशोधन आरबीआई मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में किया गया था, उसमें इन बैंकों को ये इस चीज का भी अनुमति दी गई कि वो इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। और तीसरा, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। तो थोड़ा अगर आप घटनाओं के साथ चल रहे हो, सर्वे भी पढ़ रहे हो और आगे पीछे थोड़ा हिस्टोरिकल जा रहे हो, तो आपका सवाल सही होने की संभावना पूरी हो जाती है। बाकी इसमें विकल्पों से भी आप कर सकते हो कि जोड़ी किस तरह से सही बन रही है। तो एक ये प्रश्न था, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्रश्न था। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, जो सरकार के बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर जो यील्ड्स होता है वो इन्फ्लुएंस होते हैं निम्न में से किससे इन्फ्लुएंस होते हैं। इधर देख लेते हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है या होते हैं। अब ये यील्ड का एक कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। तो जैसे एक बॉन्ड होता है, सपोज ये एक बॉन्ड है, ऐसा एक पेपर जैसा मैंने बनाया और इस पर 100 रुपए लिखे हैं, तो इसको कहते हैं फेस वैल्यू। बॉन्ड की फेस वैल्यू, बॉन्ड पे क्या लिखा हुआ है। एक तो बॉन्ड पे ये लिखा हुआ रहेगा, एक इस पे ब्याज दर लिखी हुई रहेगी। मान लीजिए ब्याज दर 10% है, तो ये 10% लिख दिया मैंने, ठीक है। और एक टाइम रहेगा, ये 10 साल का बॉन्ड है कि 20 साल का बॉन्ड है, एक टाइम लिखा हुआ रहेगा। और किस सरकार ने जारी किया वो लिखा हुआ रहेगा, और एक लैंग्वेज रहेगी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो ये बॉन्ड जब पहली बार निकलेगा तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट, राइट। लोग प्राइमरी मार्केट से भी खरीदते हैं और लोग सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदते हैं। बाद में इस बॉन्ड की खरीद फरोख्त होती रहती है। तो कई बार क्या होता है कि अब ये जो 10% लिखा हुआ है, ये साल का 10 रुपया देगा, ये फिक्स है रिटर्न के रूप में, 10 रुपया ये मिलेगा। तो इसका यील्ड जो है वो 10 रुपये है। लेकिन एक वर्ड होता है यील्ड रेट जो होती है, लोग यील्ड रेट देखते हैं।
तो यील्ड रेट निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बॉन्ड आपको कितने का मिला। इस पे क्या लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है। मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट से आपने इसको उठाया और ये आपको 200 रुपए का मिला, तो आप इंटू 100 करोगे तो ये 5% यील्ड रेट हुआ इसमें। तो यील्ड कितना है प्रतिशत के रूप में? 5%। इसका मतलब आपको इस चीज से ये पता लग रहा होगा कि जितना इस बॉन्ड का रेट ज्यादा होता जाएगा, ये तो फिक्स है, ये 10 रुपए मिलने हैं, लेकिन ये रेट जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही यील्ड कम होता जाएगा प्रतिशत के रूप में, और जितना इसकी प्राइस कम होती जाएगी उतना इसका यील्ड रेट प्रतिशत के रूप में बढ़ता जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बस हमें केवल क्या देखना है कि क्या हमारा सेंट्रल बैंक एक मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन इस यील्ड रेट को प्रभावित कर सकते हैं, यील्ड को प्रभावित कर सकते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है उसका कोई भी एक्शन यील्ड रेट को प्रभावित करता है, ऐसे उन्होंने कहा। तो हाँ ये करता है, मैं आगे समझाऊंगा कैसे करता है, लेकिन पहले तो हम इसको टिक लगा देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एक्शंस भी इसको प्रभावित करते हैं, और मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर भी इसको प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3, तीनों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। इसको बाद में लूंगा, पहले इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के एक्शन इस सिस्टम को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि तरलता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है? बॉन्ड खरीदता है मार्केट से। मान लीजिए इस तरह के बॉन्ड को आरबीआई ने तेजी से खरीदना शुरू कर दिया तो आरबीआई के खरीदने की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो इसकी रेट बढ़ेगी। ये बढ़ के 200 रुपए का हो गया मान लीजिए, तो यील्ड रेट कम हो गया ना। यहाँ पर सवाल ये नहीं कि कम होगा ज्यादा होगा, सवाल ये कि यील्ड प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यील्ड प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही वो बॉन्ड अगर बेचता है तो इनके रेट कम होंगे, जितना कम होगा यील्ड रेट बढ़ती जाएगी। और आपको पता होगा कि आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया था, और मुझे लगता है कि उससे मिलता जुलता ही ये प्रश्न है, लेकिन इसने थोड़ा बड़ा रेंज लिया, अमेरिकन केंद्रीय बैंक को भी जोड़ा जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो आरबीआई ने चलाया था उसमें उसने क्या किया कि लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स थे, लंबे समय के जो बॉन्ड्स थे, उनको खरीदना शुरू कर दिया। खरीद के उनकी रेट बढ़ा दी और यील्ड को नीचे कर दिया। और शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स के साथ उसने उल्टा किया, उनको बेचा, उनकी रेट गिराई और यील्ड रेट को बढ़ा दिया। ऐसा उसने इसलिए किया कि जो कॉमर्शियल बैंक थे हमारे देश के, वो 7 साल 5 साल इस तरह के लोन नहीं दे रहे थे लोगों को, मकान के लोन, ऑटो के लोन, एमएसएमई लोन। और आपको पता है कि ये बहुत ही चर्चा में रहा इंडिया में कि रेपो दर में कटौतियों के बावजूद भी बैंक्स अपनी ब्याज दरों को कट नहीं कर रहे हैं और तरलता उतनी जा नहीं पा रही है। और बैंक्स क्या कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में पैसा लगाने की कोशिश कर रहे थे, यील्ड रेट ज्यादा था उनका। तो आरबीआई ने दिमाग लगा के उनको खरीद के उनका रेट बढ़ाकर उनके यील्ड रेट को कम कर दिया। राइट। तो मैंने एक बैकग्राउंड लिया दोस्तों। अब इसको देख लेते हैं। अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उससे भी क्या होगा, हमारे बॉन्ड्स प्रभावित होते हैं, इनकी यील्ड रेट प्रभावित होती है। ऐसे कल्पना करो कि अमेरिका में जितनी ब्याज दर है उससे ज्यादा हमारे देश की ब्याज दर है, तो वहां से पैसा इंडिया में आएगा और यहाँ के बॉन्ड्स खरीदेंगे विदेशी लोग। और ये अट्रैक्शन हमारी तरफ क्यों हुआ? क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दर कम कर दी। इससे हमारी ब्याज दर और उनकी ब्याज दर में ज्यादा अंतर आ गया। अब वो लोग यहाँ आके बॉन्ड खरीदेंगे दोस्तों ज्यादा मात्रा में, तो उनकी रेट बढ़ेगी तो आगे क्या होगा वो मैंने आपको बताया था, यील्ड प्रभावित हो जाएगा। तो ये भी शामिल है। और इन्फ्लेशन से भी क्या होगा, यील्ड प्रभावित होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए
रिजर्व बैंक सपोज बॉन्ड बेचना शुरू कर देता है, इनमें से कोई बॉन्ड बेचना शुरू कर देता है, तो उनकी रेट गिरेगी और यील्ड प्रभावित हो जाएगा, राइट। और ऐसे आप इसको समझो। और दोस्तों जो ब्याज दरें होती है कम समय की, वो भी यील्ड रेट को प्रभावित करती है दोस्तों, जो ब्याज दरें होती है, क्योंकि लोग उन ब्याज दरों से तुलना करते हैं जो बाहर की ब्याज दरें होती है जो कोई अनाउंस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे 10% लिखा हुआ है और शॉर्ट टर्म जो बाहर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो इसका मार्केट में वैल्यू इस बॉन्ड का कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होगी इस बॉन्ड की, क्योंकि बाहर भी आप अगर पैसा लगाते हो तो 10% मिल रहा है और ये बॉन्ड भी आपको 10% दे रहा है। लेकिन अगर दोस्तों बाहर की ब्याज दर 10 की जगह 5% हो जाए बाहर की ब्याज दर, और ये बॉन्ड आपको 10% दे रहा है, तो अचानक से क्या होगा, इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग इसका खरीदना शुरू कर देंगे, तो फिर इसकी रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी तो फिर यील्ड प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल किया जा सकता है, अंदाज से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका ये है, मतलब इतनी समझ अगर आपको है तो ही आप इसको कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें आपको अलग अलग जगह इसके उत्तर अलग अलग मिलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लास नोट्स में FCC भी दिखेगा। एक कह रहा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, यानी FII विद सर्टेन कंडीशंस। एक है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, एक है नॉन एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, और एक ये हो गया। ये कह रहा है विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है उसमें क्या शामिल होगा इनमें से। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है पहले वो मैं बता देता हूं। इधर देखते हैं, ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, 1 2 3 तीनों शामिल होंगे। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड थोड़ी FDI में आता है। FDI के लिए क्या देखा जाता है मैं वो बता देता हूँ। इक्विटी में निवेश 10% या इससे ज्यादा का होना चाहिए। FDI इक्विटी के फॉर्म में होता है, यहाँ पर बॉन्ड लिखा हुआ है। कई डिस्कशंस में आप देखोगे यहाँ प्रॉब्लम दिखेगी आपको, मैं तो आपको संदर्भ दूंगा उसके बाद सवाल खत्म हो जाता है। आपको मैं संदर्भ किस चीज का दे रहा हूं, आप ये चीज देखिएगा। कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी भारत सरकार की है। ये कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी 2020 और इसका पेज नंबर 68 देखना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी 2020 पेज नंबर 68 पे आपको दिख जाएगा कि FDI में ये भी शामिल होता है और FDI में ये GDR भी शामिल होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स भी शामिल होता है। वहां पर उन्होंने लिखा FCCB और DRs लिखा है इस पेज पर। DRs का मतलब क्या, डिपॉजिटरी रिसिट्स। दो तरह की होती है बाहर के संदर्भ में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। तो RBI मतलब ये जो FDI पॉलिसी है इसके पेज नंबर 68 पे लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और DRs FDI में शामिल होते हैं। तो DRs का मतलब हो गया अमेरिकन भी हो गया और GDR भी शामिल हो गया। होता क्या है कि वहां पर ये रिसिट्स निकलती है, अमेरिका में निकलती है तो ADR और यूरोपियन कंट्रीज में निकलती है तो GDR। हर एक जो रसीद निकलती है उसके लिए इंडिया में इक्विटी रखी जाती है, तो ये इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाहर इनके माध्यम से आप इक्विटी को इनडायरेक्टली सेल कर रहे हैं। तो ये जो नॉर्म्स हैं FDI के वो कहते हैं कि GDR के जरिए जो आप बड़ी मात्रा में उनको बेचा जाता है, ये नॉर्मल नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि इसको FDI में शामिल किया जाना चाहिए। FCCB में भी क्या हो रहा है, कन्वर्टिबल वर्ड आ रहा है।
ये बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं आगे जाकर, इसलिए इनको भी शामिल किया गया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, विद सर्टेन कंडीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये निवेश 10% या ज्यादा आ गया किसी कंपनी में तो हम उसको एफडीआई मानेंगे। कंडीशन का मतलब यहाँ पर ये। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर बिल्कुल ए है। बाकी आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की डिस्कशन को सुनोगे तो वो अपने हिसाब से जो बता रहे हैं, उनके पास कोई संदर्भ नहीं है इस तरह का, वो एक बात कर रहे हैं, बस बात करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो ये एक उत्तर हुआ दोस्तों, एक प्रश्न को हल किया हमने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि द इफेक्ट ऑफ, consider the following statements, the effect of devaluation of a currency is that it necessarily, हिंदी देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे लिखा, किसी मुद्रा की अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, अगर आप मुद्रा का अवमूल्यन करते हो, भारत के रुपए का अवमूल्यन करते हो माना कि, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अनिवार्य रूप से क्या ये इम्पैक्ट आएंगे, इनको हम देखते हैं। तो पहला कह रहा है विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। यह है improves the competitiveness of the domestic exports in foreign markets। जब आप अपनी घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करते हो, जैसे ये मार्कर बाहर जा रहा है, इसकी वैल्यू रुपए में है, अगर आपने रुपए की वैल्यू गिराई तो इसकी वैल्यू भी गिरेगी बाहर। अब कीमत गिरेगी इसकी बाहर की मुद्रा में, तो डेफिनेटली हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो हम इसको टिक लगाएंगे ही लगाएंगे। दूसरा है इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब आप विदेशी मुद्रा के संदर्भ में ही हमारी वैल्यू को गिरा रहे हो इंडिया में, तो बाहर हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा में हमारी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि गिरेगी, तो ये गलत है। और ये कह रहा है कि इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। इसको हमने टिक लगाया था, इसको गलत किया था, ये भी गलत है। व्यापार संतुलन में सुधार जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके सामान बाहर सस्ते हो गए तो उनकी मांग इतनी बढ़ जाएगी कि पहले की तुलना में आपको ज्यादा डॉलर मिलेगा। ये भी हो सकता है कि चूंकि आपने रेट गिराया तो आपको डॉलर पहले से कम मिले, ये भी हो सकता है। तो व्यापार संतुलन तो आपका तब सुधरेगा जब आपके निर्यात बढ़ने से काम नहीं चलेगा। निर्यातों से जो डॉलर मिलता है वो ज्यादा होना चाहिए। निर्यात बढ़ने का मतलब मात्रा बढ़ रही है। अरे बात समझे, मैं अब न्यूमेरिकल लूंगा तो ये लेंदी डिस्कशन हो जाएगा। आप थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करो इसे, राइट। तो और दूसरा क्या है कि आयात कम हो जाए अवमूल्यन करने के बाद। तो कई पेट्रोल डीजल जिसे भारत मंगवाता है, खाद्य तेल भारत मंगवाता है, तो जब आप अवमूल्यन करोगे तो बाहर से जो सामान आएगा वो महंगा हो जाएगा। और हमारी सोच ये होती है कि वो महंगा हो जाएगा तो उसकी मांग गिर जाएगी, और मांग गिर जाएगी तो हमारे आयात का बिल कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मांग नहीं गिरी तो खाद्य तेल के बिना हम रह नहीं सकते, और पेट्रोल डीजल के बिना हम रह नहीं सकते। तो ये भी हो सकता है कि वो महंगे ही हमें खरीदने पड़े और उतनी मात्रा में खरीदने पड़े। तो आयातों महंगे होकर मात्रा वही रहे तो आयातों का बिल तो पहले से ज्यादा होगा। तो व्यापार संतुलन सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। एक इसमें जे कर्व की थ्योरी भी है, वो भी ये कहती है कि मतलब शुरुआत में जब आप अवमूल्यन करते हो तो व्यापार संतुलन बिगड़ता है, जे कर्व होता है, थ्योरी ऑफ जे कर्व। बाद में लॉन्ग टर्म में सुधरता है। वो भी एक मतलब एक सिद्धांत है, कोई जरूरी नहीं कि वो लागू हो हर देश के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल फर्स्ट राइट है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न आए, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हर कोई बच्चा अगर इसको मतलब करंट पढ़ के सवाल को कर लेता है
तो फिर अच्छे और बुरों में अंतर नहीं हो पाता है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं और बुरे स्टूडेंट हैं उनमें फर्क नहीं हो पाता है दोस्तों। अब ये काले धन को लेकर सवाल पूछा और उत्तर ऐसे हैं कि मिलते जुलते हैं सारे, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या करें। Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? यानी भारत में काले धन के जो प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग, उन प्रभावों में से कौन से प्रभाव को लेकर हमारी सरकार की चिंता ज्यादा देखी जा सकती है, वो ज्यादा चिंता में रही है। सरकार की चिंता का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? काले धन के प्रभाव हैं ये अलग अलग। देखिए, एक प्रभाव है कि डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाते हैं टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। यानी लोग काले धन को छिपाने के लिए रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, विलासिता वाले घर खरीदते हैं, इससे हमारे संसाधन उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये भी एक सही बात है, ये भी एक चिंता का विषय है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड। मतलब अनुत्पादक गतिविधियों में लोग निवेश करते हैं, बड़ी मात्रा में ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, उनमें पैसा लगा देते हैं। जैसे जयललिता जी के पास कहा जाता है कि 5,000 चप्पल की जोड़ियां ऐसी थी जिन पर डायमंड लगा हुआ था, राइट। तो उनमें आप पैसा लगा रखे हो। मैं तो मजाक से कहता हूं कि कभी कोई व्यक्ति आके जयललिता जी को कहे कि मैडम मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैडम कह सकती कि इसको एक चप्पल दे दो चप्पल दे दो। मैडम मेरे से कोई गलती हो गई कि आप चप्पल की बात क्यों कर रही है? नहीं नहीं, चप्पल को आने दो, चप्पल का इंतजार करो, फिर देखो। फिर जब चप्पल आई, बोले कि ये मैं ले लूं मैडम? कि हाँ आप ले सकते हो मैडम, ऐसी चप्पल और मेरे को मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ये मजाक की बात है। तो ऐसा भी होता है। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये भी एक प्रभाव है। बड़े बड़े डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिए जाते हैं ब्लैक मनी के फॉर्म में। और लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अब ये सब मिलते जुलते हैं, लेकिन अब आपको दिमाग लगाना है कि सरकार के लिए सबसे बड़ी जो टेंशन है वो क्या होगी? वो होगी कि राजकोष में राजस्व की हानि। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा डी मेरे हिसाब से। तो ये एक प्रश्न हुआ मित्रों, आगे और चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है इस केस में, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, दूसरा है बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, बोरोविंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। इस तरह की चीजें इसके अंदर है। तो इसमें हमें देखना है कि किस चीज की वजह से ज्यादा मुद्रास्फीति हो सकती है। पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक ऋण का रिपेमेंट करते हैं, तो इससे मुद्रास्फीति का कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि सरकार के पास पैसा है वो चला जाता है जनता के पास। मतलब थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि लोग कंजप्शन में उसका इस्तेमाल कर लें, तो वो तो सरकार भी अपने पास खर्च कर सकते थे। बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, जनता से सरकार लेती है तो जनता खर्च करती, नहीं तो वो सरकार के पास चला गया। कि केवल मतलब इन सब चीजों से ये पता लग रहा है कि जो मनी है इकोनॉमी के अंदर वो चेंज नहीं हो रही है, वो शिफ्ट हो रही है बस। और तीसरा है बोरोविंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। इधर देख लेते हैं, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। बी में है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, सार्वजनिक ऋण को चुकाना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो ये सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक इस केस में होगा, क्योंकि अन्य केसेज में मुद्रा की मात्रा चेंज नहीं हो रही है।
कभी जनता से सरकार की तरफ जा रही है, बैंकों से सरकार की तरफ जा रही है, सरकार से जनता की तरफ आ रही है। तो जब हम नई मुद्रा सृजित करते हैं बजट घाटे के वित्तीयन के लिए, तो कीमतें भारी मात्रा में बढ़ने लगती है। तो आपका सही जो उत्तर है वो डी है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। तो आई थिंक ये सारे प्रश्न जो है हम लोगों ने कर लिए हैं जो यूपीएससी ने पूछे थे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने समय दिया मुझे और डिस्कशन करने का मुझे मौका मिला। और मेरी ये शुभ कामना है कि आपका पेपर आगे बहुत अच्छा हो और जब अगली बार डिस्कशन हो तो आपके कई सारे सवाल सही हों, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।